नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और ये क्रिमिनल अपील नंबर 334 ऑफ 2019, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का ये केस है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अपनी जजमेंट में ये बताया कि सर सेशन कोर्ट है, उन्होंने यहाँ पर एक्विटल कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल को ओवरटर्न कर दिया था। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट से एरर हुई है। अगर कोई भी सेशन कोर्ट या ट्रायल कोर्ट कोई भी ऑर्डर को एक्विटल कर देती है तो उसकी जो अपीलेट कोर्ट है तभी ऑर्डर ऑफ एक्विटल को जो है वो ओवरटर्न कर सकती है, जब तक कोई मार्क जो परवर्सिटी ना पाई जाए या कोई ग्रॉस एरर ना पाई जाए। सिर्फ इस ग्राउंड पे कि एक और व्यू लिया जा सकता है, उस आधार पे जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल को ओवरटर्न नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा ही इस जजमेंट में देखने को मिलेगा। और साथ में ये भी बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अपीलेट कोर्ट है वो रीअप्रिशिएट ऑफ एविडेंसेस जरूर कर सकती है, लेकिन अगर जो व्यू अडॉप्ट कर लेती है जो ट्रायल कोर्ट, चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, तो उसमें एक जो रेयर केस में ही जब तक कोई मार्क प्राइवेसी ना आई हो या कोई ग्रॉस एरर ना आई हो तभी जाके उस ऑर्डर को ओवरटर्न किया जा सकता है। और दूसरा यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यहाँ पर माननीय कोर्ट ने बताया था कि जो बर्डन ऑफ जो प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही होता है। अगर कोई स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है, अगर उसमें भी जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन जब वो ओनस है वो तभी शिफ्ट होता है जब वो अपना जो बर्डन है वो ट्रांसफर कर दे। अगर कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए 304B का जो है, उसमें भी जो है अगर वो ओनस है, प्रोसिक्यूशन को इनिशियल लेवल पे ओनस को ट्रांसफर करना पड़ता है कि ये जो ऑफेंस किया गया है वो अक्यूज द्वारा किया गया, तब यहाँ पर जो बर्डन होता है वो जो ट्रांसफर हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाता है वो अक्यूज्ड के ऊपर। अगर कोई स्टैच्यूटरी जो प्रोविजन ना हो तब ऐसे केस में सिर्फ जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है। तो आइए अब इसके कंटेंट्स को देखते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर था उस पे जो हाई कोर्ट के जजमेंट को किस तरह से ओवरटर्न किया उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं वो एक फादर और सन है और उनको प्रोसिक्यूट किया गया था अंडर पनिशेबल अंडर 302 इंडियन पीनल कोड, जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर है, और 34 इंडियन पीनल कोड के अंदर उनको सजा सुनाई गई थी। और इंसिडेंट जो है वो हुआ था 17 सितंबर 1996 में। तो ये एलिगेशन ये थी कि अपीलेंट्स ने असॉल्ट किया था, एक डिसीज्ड है जो कि पाइप्स और स्टिक्स के साथ उनको असॉल्ट किया था और डिसीज्ड को एक इंजरीज हुई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। जो जजमेंट आई थी 5 जुलाई 1997 को सेशन कोर्ट द्वारा, और उन्होंने सेशन कोर्ट ने एक्विटल कर दिया था अपीलेंट्स को। जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उनको एक्विटल कर दिया था, मींस बरी कर दिया था। अब उससे एग्रीवेट होके सेशन कोर्ट की जो जजमेंट को जो स्टेट ने चैलेंज किया था, रिस्पोंडेंट जो स्टेट है उन्होंने चैलेंज किया था और अपील अगेंस्ट एक्विटल हाई कोर्ट के समक्ष जो है वो फाइल की। अब हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई थी 2018 में आई थी, तो मींस कई सालों के बाद जो है जजमेंट आई, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट ने इंटरफेयर किया और एक्विटल ऑफ अपीलेंट्स को कन्विक्शन में कन्वर्ट कर दिया। और जो सजा थी 302 रेडवे सेक्शन 34 और 323 इंडियन पीनल कोड में उनको सजा सुना दी। अब जो ऑर्डर आया था वो 6 जनवरी 2020 को माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील थी वो लिस्ट करने के लिए, हेयरिंग को लिस्ट करने के लिए जो डायरेक्शंस पास किए। 18 मई 2021 को एप्लीकेशन फॉर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और ग्रांट ऑफ बेल जो अपीलेंट फर्स्ट अपीलेंट है जो उन्होंने फाइल की थी उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर था 21 जनवरी 2019 को जो दिया गया था जिसमें एग्जेम्पशन थी, सेकंड अपीलेंट्स को दे दी थी कि वो सरेंडर करने के लिए उनको एग्जेम्पशन दे दी थी। अब प्रोसिक्यूशन का केस किस तरीके से था वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है पैरा नंबर 2 में। एक प्रोसिक्यूशन विटनेस नंबर 1 जो है वो डिसीज्ड के जो ब्रदर है
उनके 2 ब्रदर्स थे और वो बिजनेस ऑफ डायमंड पॉलिशिंग का करते थे। 9:45 पे 7 सितंबर 1996 को जब प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो है पान बीड़ी की शॉप में बैठे हुए थे, तो एक पर्सन का नाम बताया, वो आए थे मोटरसाइकिल। उन्होंने बताया कि अपीलेंट्स जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं उन्होंने डिसीज्ड को असॉल्ट किया। और उनकी जो न्यूज़ सुनने के बाद जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है वो उस गांव में गए और अपने उनके अंकल से मिले, जो जिस गांव में थे, आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज में मिले, जहाँ पे वो डिसीज्ड को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था टेम्पू द्वारा। और प्रोसिक्यूशन केस के मुताबिक जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 हैं और कुछ गांव वाले जो हैं वो टेम्पू में बैठे थे और पहले डिसीज्ड को क्लिनिक में लेके गए। एक डॉक्टर हैं जो धोला विलेज के, और उनकी एडवाइस पे डिसीज्ड को शिफ्ट किया गया एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वहां पर डिसीज्ड की 18 सितंबर 1996 को मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने जो टेस्टिमनी थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की, उनको डिसबिलीव कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। और जजमेंट जो थी उसमें बताया कि PW4 को कुछ इंजरीज जो मींस इंजरीज हुई थी 17 सितंबर 1996 में एट द हैंड्स ऑफ अक्यूज्ड। और डॉक्टर थे जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 5, उन्होंने डिपोज किया कि PW4 ने इन्फॉर्म किया था कि जो इंजरीज हुई हैं वो 18 सितंबर 1996 को हुई थी। तो यहाँ पर देखिए डेट का जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। और हाई कोर्ट ने अपनी इम्पीच जजमेंट में पाया कि मीन्स ये ऑर्डर दी, जजमेंट दी कि पुलिस स्टेटमेंट में PW4 ने करेक्टली बताया था कि वो उनकी इंजरी जो है वो 18 सितंबर 1996 में हुई थी। तो स्टेटमेंट जो दी जाती है कोर्ट के समक्ष वो तब, और जो डॉक्टर द्वारा दी गई स्टेटमेंट है वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो हाई कोर्ट ने ये पाया कि जो नंबर ऑफ पर्सन जो विटनेस थे उनको एग्जामिन नहीं किया गया, लेकिन अपीलेंट्स ने यहाँ पर अपना कोई भी एविडेंस प्रूफ एड्यूस नहीं किया कि वो प्रोसिक्यूशन के जो वर्जन है वो गलत है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कोर्ट ने कहा कि बेशक प्रोसिक्यूशन ने कोई विटनेसेस जो हैं वो एग्जामिन नहीं किया, लेकिन अक्यूज ने भी कोई विटनेस है यहाँ पर अपनी बेगुनाही का कोई भी जो विटनेस है वो एविडेंस नहीं लिया कि जिससे साबित हो सके कि प्रोसिक्यूशन की जो वर्जन है वो गलत है। और अब जजमेंट आने के बाद जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उन्होंने एक्विटल ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। अब सबमिशंस थे दोनों पार्टीज के, मींस जो अपीलेंट के जो काउंसिल है उन्होंने अपने सबमिशन दिया कि जो ऑर्डर ऑफ एक्विटल था वो ओवरटर्न किया गया और वो पुलिस स्टेटमेंट जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 की थी उन्होंने एरोनियसली मींस गलत तरीके से जो अपीलेंट्स है उनके ऊपर बर्डन डाल दिया कि वो अपनी इनोसेंस बेगुनाही साबित करें। और बताया कि जो एंटायर अप्रोच थी हाई कोर्ट की, जो एविडेंस जो डील किया गया था अपील अगेंस्ट एक्विटल का, वो कंप्लीट, और फर्दर सबमिशन ये दिया कि जो एंटायर अप्रोच था वो अपील अगेंस्ट एक्विटल था वो कंप्लीटली एरोनियस था। फिर साथ में ये बताया कि कोई भी फाइंडिंग हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ पॉसिबल व्यू जो था वो लिया गया एविडेंस पे कि जिसके बेसिस पे मींस की बताया गया कि जो कोई भी ऐसा एविडेंस जो है वो पॉसिबल व्यू नहीं लिया गया जिससे अपीलेंट्स को की जो कसूरवार साबित किया जा सके। और अब यहाँ पर जो स्टेट के काउंसिल उन्होंने अपोज किया और कहा और अपनी सबमिशन दी कि हाई कोर्ट ड्यूटी बाउंड थी कि वो हाई कोर्ट के पास पावर है वो रीअप्रिशिएट कर सकती है एविडेंस को। और पाया कि जो एविडेंस PW4 जो कि एक आई विटनेस है उनकी स्टेटमेंट पे पूरा कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने इसलिए ठीक तरीके से ऑर्डर ऑफ एक्विटल को इंटरफेयर किया, वो एकदम ठीक किया है। और अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया। पहला चीज यहाँ पर बताया कि अपीलेट कोर्ट जो है वो रीअप्रिशिएट एविडेंस का कर सकती है। रीअप्रिशिएट एविडेंस करने के बाद पहले क्वेश्चन को पहले अपीलेट कोर्ट को अपने खुद आंसर देना होगा। यहाँ पर कोर्ट माननीय कोर्ट ने कहा कि खुद आंसर देना होगा कि जो व्यू लिया गया है ट्रायल कोर्ट का वो एक प्लॉजिबल व्यू है, कि वो एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड के बेसिस पे प्लॉजिबल व्यू लिया गया। और जो इम्पिन जजमेंट थी वो ये साबित करती थी कि जो इम्पिन जजमेंट वो जजमेंट है जो चैलेंज की गई थी, वो साबित की जाती है कि जो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं डील किया गया। अपीलेट कोर्ट इंटरफेयर जरूर कर सकती है ऑर्डर ऑफ एक्विटल अगर वो सेटिस्फाइड हो कि रीअप्रिशिएट करने के बाद, एविडेंस को रीअप्रिशिएट करने के बाद एक पॉसिबल कंक्लूजन जो है वो साबित होता हो अक्यूज्ड का, कि जो साबित होता है कि जो अपीलेंट ने मींस एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है वो उनका जो गिल्ट है वो साबित हो रहा हो।
तो ऐसे में अपीलेट कोर्ट सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्विटल को ओवरटर्न नहीं कर सकती जस्ट बिकॉज इस ग्राउंड पे कि एक और व्यू जो है वो लिया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो जजमेंट थी एक्विटल की वो मस्ट बी फाउंड टू बी परवर्स, हमें मीन्स काफी गलत होनी चाहिए, मीन्स परवर्स होनी चाहिए। और जब तक अपीलेट कोर्ट्स ये फाइंडिंग नहीं रिकॉर्ड करेगी कि तब ऐसे में कोई किसी प्रकार का इंटरफेरेंस जो है वो नहीं किया जा सकता ऑर्डर ऑफ एक्विटल में। हाई कोर्ट ने इस पहले जो वेल सेटल्ड प्रिंसिपल था कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल को इग्नोर कर दिया, इस वेल सेटल्ड प्रिंसिपल को इग्नोर कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एक्विटल जो है वो अगर आता है किसी भी अक्यूज्ड का तो वो पहले तो उसकी जो बेगुनाही है वो डबल हो जाती है। तो पहले क्योंकि एक जनरल कार्डिनल प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कि हर जो मुलजिम है वो तब तक वो बेगुनाह है, तब तक उसे कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसका कसूर साबित ना हो जाए। तो अदालत जो है हर मुलजिम को पहले बेकसूर ही मानती है। तो आज जब ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ जाता है तो उसकी जो बेगुनाही है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है, और मजबूत हो जाती है, मींस डबल वॉल आ जाती है एक तरह की। तो यहाँ पर यही चीज बताए कि पहले तो एक जो मुलजिम होता है वो बेकसूर होता है और एक ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ जाता है तो उसकी जो बेगुनाही है वो फर्दर स्ट्रेंथन हो जाती है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस मेन क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया। और सेकंड एरर थी वो हाई कोर्ट ने यहाँ की कि जो पैराग्राफ नंबर 23 थी इम्पिंज जजमेंट की, हाई कोर्ट ने इस एक्सटेंट पर चली गई कि जो अपीलेंट ने एविडेंस जो है वो अपने सपोर्ट में नहीं प्रोड्यूस किया है, तो कोई भी एविडेंस जो है एड्यूस नहीं किया और डिफेंस विटनेस को एग्जामिन जो है वो नहीं किया, तो इसकी वजह से प्रोसिक्यूशन की वर्जन को झूठा नहीं सराहा जा सकता। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली रॉन्ग है, टोटली कोर्ट ने कहा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है इंटायरली रॉन्ग है। अब कोर्ट ने क्यों राउंड बताया वो उस पर देखते हैं कि जब तक कोई रेलेवेंट पीनल स्टैच्यू ना हो तो हमेशा जो नेगेटिव बर्डन जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर डाला जाता है और रिवर्स ऑनेस्ट क्लॉज जो है वो हमेशा रहती है अक्यूज्ड के ऊपर। अक्यूज्ड को कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो अपना जो बर्डन है वो डिस्चार्ज करे, मींस सारा काम जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही है। और जब से एक स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशन है, अनलेस इन केस वेयर देयर इज अ स्टैच्यूटरी प्रोविजन, मींस स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशन, कई केसों में स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशन बनाए जा चुके हैं, कुछ इंडियन पीनल कोड में है जैसे 304(4)(b) का है, तो और भी कई प्रोविजंस हैं। उस सब प्रोविजंस में स्टैच्यूटरी प्रिजम्पशंस अगर होती है तब भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन जब पहले उसमें भी पहले प्रोसिक्यूशन को जो इनिशियल बर्डन है वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सिमिलरली ये सिंपल ये नहीं कि डिफेंस है उसको अपना जो बर्डन है वो डिफेंस को साबित करना होगा कि वो उसको साबित करे कि वो बेकसूर है। जब कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन भी होगा तब भी उसमें भी ऐसे जो पीनल सेक्शन भी होगा उसमें भी पहले प्रोसिक्यूशन को अपना इनिशियल बर्डन है वो डिस्चार्ज करना होगा और फिर तब यहाँ पर जब बर्डन ऑफ रिबटल है तब अक्यूज्ड के ऊपर जाएगा। तो ऐसे में अगर कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं है, अगर एब्सेंस ऑफ स्टैच्यूटरी प्रोविजन, अगर कोई स्टैच्यूटरी प्रोविजन नहीं है तब एंटायर जो बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही रहता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन को ही साबित करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट ने एरर कर दी और यहाँ पर अक्यूज्ड के ऊपर ट्रांसफर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो कंप्लीटली एरोनियस है ये, क्योंकि ये कानून के अगेंस्ट में, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द लॉ ऑफ लैंड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम अब जो ग्राउंड्स थे उस पर भी देखे, जो फैक्ट्स थे और एविडेंस थे उसको भी कोर्ट ने एनालाइज किया। उन्होंने बताया कि एविडेंस था मटेरियल प्रोसिक्यूशन विटनेस का, उसको एग्जामिन किया। PW1 ने कहा कि रात को 9 बजे वो उनको डिसीज्ड ने मींस डिसीज्ड को असॉल्ट किया था, एक व्यक्ति का नाम बताया था, वो बाइसाइकिल में प्रोसीड किया और जब वहाँ डिसीज्ड ब्रदर जो हैं, डिसीज्ड के जो ब्रदर हैं उनको टेम्पू में रखा गया था सो जगह में, तो वो दो लोगों के नाम भी बताए गए और किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था उस टाइम इंसिडेंट के। और फिर उसके बाद डिसीज्ड को हॉस्पिटल लेके गए, एक डॉक्टर हैं उनके, फिर उनके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। PW1 ने डिस्पोज किया कि PW4 जो हैं वो उनके साथ गए थे हॉस्पिटल में और PW4 ने कहा कि अपीलेंट्स ने असॉल्ट किया है और PW4 ने ये भी इन्फॉर्म किया कि वो प्रेजेंट थे इंसिडेंट में और असॉल्ट का बारे में जो था वो, लेकिन असॉल्ट की जो बारे में उनको नहीं बताया था। और PW1 ने ये नहीं बताया कि PW4 जो है वो प्रेजेंट थे जब वो उस घटना पे जहाँ वारदात हुई थी वहाँ पहुंचे थे, जहाँ उनको टेम्पो में लेके जाया जा रहा था। और PW4 ने मीन्स सारे उनके जो था एविडेंस को एनालाइज किया और साथ में ये भी एडमिट किया कि एक ऑनगोइंग लिटिगेशन भी चल रही थी फैमिली लैंड की, अपीलेंट्स और उनकी फैमिली के बीच में। तो PW4 ने कहा कि एक फैटल ब्लो थी, इन्फेक्ट की थी डिसीज्ड को
और ब्लो जो थी वो पाइप द्वारा दी गई थी 8 बजे जब इनसे घटना हुई थी। लेकिन PW5 जो है उन्होंने कहा कि PW4 को जब उनको एग्जामिन किया गया PW4 द्वारा 19 सितंबर 1996 में, हिस्ट्री जो बताई थी PW4 ने कि जो असॉल्ट किया गया था पाइप द्वारा 18 सितंबर को किया था 8 बजे, लेकिन इंसिडेंट था वो 17 सितंबर का था। हाई कोर्ट ने इसको कंप्लीटली ब्रश असाइड कर दिया और ये ऑब्जर्व किया कि जब पुलिस द्वारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाए डॉक्टर और PW4 को, जो स्टेटमेंट जो कोर्ट के समक्ष दी जाएगी वो मीनिंगलेस हो जाती है। तो यहाँ पर एक सेक्शन 162 CRPC का ये कहता है कि स्टेटमेंट जो पुलिस को समक्ष दी जाती है 161 CRPC के तहत, उसको किसी पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय कॉन्ट्रडिक्शन। जब विटनेस जो है, जब विटनेस को कॉन्ट्रडिक्ट किया जाएगा, मींस अक्यूज्ड का जो विटनेस होंगे वो उनको कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, तभी उस स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर सेवरल रीजंस थे, ट्रायल कोर्ट ने बताए थे, जिसकी वजह से टेस्टिमोनी थी PW4 को डिस्कार्ड कर दिया। और जो प्रायर एनिमिटी भी थी PW4 की, जो उन्होंने बताया था गवाह थे, कि उसमें भी जो इंसिडेंट था पुलिस को रिपोर्ट नहीं करना और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी करना ट्रायल कोर्ट द्वारा, तो मीन्स काफ़ी चीज़ें यहाँ पर कोर्ट ने पाई। तो लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर ये कोर्ट ने कहा कि जो अपील है वो सक्सीड करती है और जो जजमेंट थी हाई कोर्ट की 14 दिसंबर 2018 की, उसको सेट असाइड किया जाता है और कन्विक्शन थी अपीलेंट की, उसको भी सेट असाइड किया जाता है। और ट्रायल कोर्ट की जो जजमेंट थी जिसमें अक्विट कर दिया था, उस अक्विटल ऑर्डर को रिस्टोर किया जाता है और अपीलेंट्स को अपील को अकॉर्डिंग लॉ कर दिया। और बेल बॉन्ड्स थे अपीलेंट नंबर 2 के, उसको कैंसिल कर दिया। अपीलेंट नंबर 1 को भी कहा कि उनको लिबर्टी में छोड़ दिया जाए जब तक कोई किसी अदर केस के कनेक्शन में नहीं हो। तो ये जजमेंट आई थी 10 अप्रैल 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।